ओके, अब हो गया। अ, ठीक है, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हम लोग बेसिक से लेके अप टू एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो भी क्लास में बातें हो रही हैं, ठीक है, वो एक जगह आप नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम से, उसका डायरेक्ट लिंक है एग्ज़ाम में, वो आने वाले हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट कोर्स आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, क्लास में क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सब कुछ समझ जाते हो तो आपको घर पे क्या होगा, मेहनत कम पड़ेगा। ठीक है, सब चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता है, घर पे जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही तो बनाना है ना। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब ड्यूरिंग कोर्स, ड्यूरिंग क्लास में बताऊंगा। ठीक है, लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक इसमें है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअली में हमको आवाज़ ठीक सुनाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एटम के बारे में पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट टर्म, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोलर मास, मोल के बारे में इसी तरह से हम लोग पढ़ते हुए आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आइटम के बारे में थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले ले। ठीक है, यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार डाल्टन्स ने पहले एटम के बारे में जो कुछ बताया, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ ले। इन्होंने एटम के बारे में क्या बोला कि कोई भी सबस्टांस है, कोई भी मैटर है, ठीक है, तो उसके पास जो एक उसका यूनिट जो है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिससे वो बना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी सबस्टांस है, जैसे ये सबस्टांस है, ये भी आप सोचोगे कि ये कहीं ना कहीं एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। उसी का नाम इन्होंने क्या कह दिया, एटम बोल दिया। उसी को क्या बोल दिया उन्होंने, एटम बोल दिया। तो डाल्टन्स के अनुसार देखना, कोई भी सबस्टांस है, ठीक है, मेड ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल, मेड ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, कोई भी सबस्टांस है वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, वेरी टाइनी पार्टिकल से बना है, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। उसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, एटम दे दिया। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है वो क्या है, आइडेंटिकल है। एक पार्टिकुलर एलिमेंट ले लो, उसके जितने भी एटम्स हैं क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिकल कहने का मतलब उनका सब कुछ ठीक है, मास वगैरह सब कुछ क्या है, एक ही जैसा है। ठीक है, ये डाल्टन्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन जो भी होता है वो क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन आप रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो दूसरे एटम जो होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। रिएक्टेंट में कोई और मॉलिक्यूल हो गया, प्रोडक्ट में कोई और मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला क्या कि ए केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे कोई रिएक्शन हम लिख रहे हैं N2S2 और ए NH3, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है, कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस फॉर्म में हो गया, NH3 के फॉर्म में हो गया। आगे समझ में, तो क्या किया आपने, रीअरेंजमेंट किया एटम का, क्या किया आपने, रीअरेंजमेंट किया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन द सिंपल रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। जो भी आप कंपाउंड देख रहे हो उसमें क्या है, एटम जो है वो सिंपल रेशियो में मिलके कंबाइन करके बने हुए रहते हैं। सिंपल रेशियो, जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो H2O है, H2O है, ये क्या है, 2:1 के रेशियो में, नहीं बेटा, और मान लो CO2 है तो ये है 1:2 के रेशियो में। NH3 है, NH3 है यहाँ पे, तो बोलोगे ये क्या है, 1:3 के रेशियो में है। ठीक है, FeO है, FeO, ये है
1 के रेशियो में। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो क्या कि एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और उनमें उनकी संख्या क्या है, उस संख्या का रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, कोई दिक्कत, ये डाल्टन्स के अनुसार था। उसके बाद उन्होंने बोला कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। उन्होंने कहा कि जो भी एटम है उसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नया एटम भी नहीं बना सकते हो, एटम का आप डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हो। अच्छा एक बात है यहाँ पे, जनरल केमिकल रिएक्शन में हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, जितना एटम इधर है उतना ही एटम यहाँ पे आ गया। ऐसा थोड़े है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में कोई नाइट्रोजन का आइटम था और इधर कार्बन का आइटम आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है, नया एटम नहीं बनता है या डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो उनके अनुसार क्या था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, ये डाल्टन्स ने कहा। इतनी बातें डाल्टन्स ने कहा। लेकिन आज हमको जितना नॉलेज है, ठीक है, आज सभी को पता है कि सर कुछ ना कुछ इनमें तो खामियां थी, हालांकि बहुत सारी खामियां थी, ठीक है। जो ये बात बोले सर आज जितना हमको नॉलेज है बहुत आधा अधूरा ये लगता है इनकी बातें, ठीक है। जैसे में सुनिएगा ध्यान से, इन्होंने कहा कि कोई भी सबस्टांस है वो क्या है, वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन आप फर्दर आपको पता है कि सर एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो भी तो एक पार्टिकल है, उसके बारे में भी हमको जानकारी है। तो इन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, ऐसा थोड़े है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो है जो एटम के अंदर है, आया समझ में, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है कि एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है वो क्या है, आइडेंटिकल है, एक ही जैसा है। लेकिन कहोगे सर आज जितना हम लोग को नॉलेज है तो एक वर्ड सुनते हैं आइसोटोप्स, लेकिन वो तो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं लेकिन उनका मास अलग अलग हो जाता है ना। जैसे तो यहां पे आप लिख लीजिएगा ये डाल्टन्स के अनुसार था, उसी में कुछ खामियां हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था जो उन्होंने क्लियर नहीं किया। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में यहां के लिख लीजिएगा आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जैसे में C12 एंड C14, ठीक है। तो कहोगे ये तो सेम ही एलिमेंट के एटम है बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, एक ही जैसा नहीं है। एक ही जैसा मीन्स व्हाट, मास तो एक ही होना चाहिए ना, लेकिन अलग अलग हो गए। तो ठीक है ये बात उनका सही है लेकिन पूरी सही तो नहीं है, आइसोटोप के केस में तो वो नहीं है, ठीक। आगे समझ में, तो यहां पे क्या बोलोगे, आइसोटोप्स कार्बन 12 और कार्बन 14 इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा उसके बाद उन्होंने बोला केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो कहोगे ठीक है सर केमिकल रिएक्शन जो पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं, ये तो ठीक है कि चलो भाई एटम जो था इधर किसी और मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, इधर किसी और फॉर्म में हो गया तो रीअरेंजमेंट करा दिया गया, ठीक है। एटम्स कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एटम पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है वो बात। अच्छा उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद उन्होंने बोला एटम्स और 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन द सिंपल रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो कहोगे ठीक है सर ये बहुत सारे कंपाउंड तो बनते हैं जहां पे उनका रेशियो सिंपल होता है, उनका रेशियो सिंपल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड है जहां पे वो सिंपल रेशियो में नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहां पे लिखिएगा एक्सेप्शन में, माने जो अलग हो, जो अलग हो। तो जैसे में आपने सुना होगा आप लिख देते हो Fe0.960, ऐसे कंपाउंड देखे हो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। तो यहां पे रेशियो क्या हो गया बेटा, यहां पे रेशियो हो गया 0.96:1 हो गया ना, तो ये तो सिंपल रेशियो में नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिंपल रेशियो में नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिंपल रेशियो में, लेकिन सबके लिए वैलिड नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आया समझ में। या आप बोल सकते हो C12H22O11,
आगे समझ में, वो भी ऐसा। अब 12:22:11, ये भी तो सिंपल रेशियो नहीं ना बोलोगे, संख्या बहुत बड़ी हो गई। सिंपल रेशियो करने का मतलब है क्या कि छोटा सा संख्या का रेशियो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद देखना, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो ठीक है, हम जो भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें एटम का क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, एटम कंजर्व रहता है। एटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। जैसे इसी रिएक्शन में, ठीक है, जितना एटम इधर नाइट्रोजन का है तो उधर भी नाइट्रोजन ही है, इधर हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन ही है, और बैलेंस करोगे तो जितना एटम नाइट्रोजन का होगा उतना ही एटम इधर भी होगा। बात समझ रहे हो? हाँ, प्रॉब्लम तब आ जाती जब आप बोलते सर इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था और इधर कार्बन अपीयर होने लगा, तो अजीब सा लगता। तब कहते सर किसी ना किसी एटम का डिस्ट्रक्शन हुआ है और नया एटम का क्रिएशन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनकी बातें हद तक सही थी, लेकिन कहोगे सर जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन यदि हम कंसीडर करेंगे तो वहां पे एटम ही टूट जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स, समझ रहे हो? जनरल रिएक्शन में हम वो बातें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, एटम्स भी ब्रेक हो जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम सुना होगा, सन है, तो सन में क्या है, हाइड्रोजन एटम है, वो मिलके क्या करते हैं, हीलियम बना देते हैं, और वहां से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। जो इतने बड़े बड़े आपको न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनते हैं वो किस पे आधारित है, न्यूक्लियर रिएक्शन पे आधारित है, और वहां पे नया एटम बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में बड़े एटम टूटते हैं, छोटे एटम बनते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे एटम मिलके बड़े एटम को बनाते हैं। फ्यूजन मतलब मिलना, फ्यूजन मतलब टूटना। तो जहां तक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात है वहां पे वैलिड नहीं है, वहां पे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है। आगे समझ में, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहोगे कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन समझ में आया कि नहीं? राइटिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ओवरऑल एक थोड़ा सा आइडिया ले लिए हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि एटम, चूंकि हमको एटम के बारे में पढ़ना था तो एटम के बारे में इनको एक क्या क्या बोले थे। ठीक है, कोई दिक्कत? इन्होंने बोला था कि कोई भी सबस्टांस बना है एक इंडिविजुअल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल से बना है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपने कहा नहीं सर आज हमको नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उससे भी तो छोटे पार्टिकल हो गए वो। दूसरी बात, एटम्स ऑफ ए पार्टिकल आइडेंटिकल। उन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका सभी एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, माने उनका एक ही जैसा मास होगा। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज है, कहोगे सर आइसोटोप भी तो होता है, वो भी तो एक ही एलिमेंट का एटम है, लेकिन उसके पास डिफरेंट मास हो गया, तो ये भी वैलिड नहीं है। अच्छा, उन्होंने बोला कि ये केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, तो कहोगे ठीक है सर जो केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं रीअरेंजमेंट ही तो होता है, समझ रहे हो ना, एटम चारों ओर कंजर्व रहता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई भी कंपाउंड है वो सिंपल रेशियो में, एटम के सिंपल रेशियो में, तो कहोगे सर बहुत सारा एग्जांपल तो मिल रहा है, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिंपल रेशियो नहीं होते हैं, नहीं तो उनको पता नहीं था, लेकिन आपको अब पता है। आइटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एटम को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो और डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते हो, लेकिन दिमाग में तुरंत आता है सर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बहुत आइडिया होगा, उसमें देखोगे क्या कि जो एलिमेंट होते हैं वो टूट जाते हैं, वहाँ से अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन वहाँ से निकलता है और वो दूसरा आइटम अपीयर होने लगते हैं, समझ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और क्रिएशन भी हो रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बेटा ये वैलिड आए समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, लिख लो इसको, लिखना चाहो तो। ठीक है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना। आपको क्या करना है, फास्ट बनना है, उसी स्पीड से भागना है। ठीक है, और सब कुछ समझते हुए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो कि सर ये हमको समझ में नहीं आया।
और हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, क्लास में पूरा चीज़ समझिए, घर पे जाके क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए। और आपके दिमाग में ये बात पहले भी आपको बता चुके हैं, जो इंडक्शन क्लास हो रहा था उसमें, तो आपको समझ के बैठना है क्लास में कि अगले बार हमको रिजल्ट देना है। ठीक है, उसके साथ आप मेहनत करो। ठीक है, लिख लिए। आगे चलें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब सुनो, एटम के बारे में जहां तक हमको आइडिया है, तो कहोगे सर एटम में पहली तो बात है, आपको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अंदर में होता है, और वहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और एक क्या है, उसके बाद ऑर्बिट होता है, नहीं, और ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपको आइडिया है। ठीक है, तो यहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, पार्टिकल कहोगे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया जो एटम के अंदर है। ठीक है, अब कहोगे इसके बारे में सर थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। नहीं, प्रोटॉन को कहोगे कि पी से रिप्रेजेंट कर दो या क्या करो H+ लिख दो। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो हाइड्रोजन में क्या था, एटम। एक हाइड्रोजन का एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है ना, तो H+ मीन्स प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में N से रिप्रेजेंट करो या इसको क्या कर दो, मास होता है और चार्ज इस पे नहीं होता है, तो इधर वाला हम चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत, ये सिंबल हो गया कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब सुनना, हम यदि चार्ज की बात करें, चार्ज तो कहोगे सर चार्ज जो होता है इस पे कहोगे कि -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, 19 कूलम होता है। नहीं, इसको क्या करोगे, -e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नहीं, आप न्यूमेरिकल में लिखते हो ना, -e की वैल्यू कितनी होती है, इतनी कूलम होती है। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन का क्या होता है, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है द सेम चार्ज बट अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कूलम हो गया, और न्यूट्रॉन पे बेटा कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसको +e भी लिख सकते हो। और न्यूट्रॉन पे आप बोलते हो कि न्यूट्रल होता है, सर कोई भी चार्ज नहीं होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत? अच्छा अब कहोगे सर थोड़ा मास के बारे में भी देख लें, इन पार्टिकल की मास क्या होती है। तो मास के बारे में देख लें तो इलेक्ट्रॉन की मास कहोगे सर बड़ी कम होती है, और वो होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये सबको पता है। नहीं, अच्छा प्रोटॉन की मास की बात करें तो ये हो जाता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg होता है। नहीं, ये प्रोटॉन से बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, ये -31 है, -27 है। अच्छा उसके बाद हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हो जाता है 1.6749 होता है बेटा, और ये 10⁻27 kg होता है। तो आप देख क्या रहे हो कि इसका मास तो देखने से ही बहुत कम लग रहा है, इसका दोनों का मास क्या है, लगभग बराबर है ना। अब ये 26 है, ये 49 है, उसमें भी हेवियर अगर पूछे तो क्या बोल देना, न्यूट्रॉन होता है सर। नहीं, लेकिन दोनों का मास लगभग क्या है, बराबर है। तो यहां से आप लिख सकते हो, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहां से आप लिख सकते हो कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी कम है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन। आया सबको समझ में, कोई दिक्कत? इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। जितनी थ्योरी आपको चाहिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मोटा मोटा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आगे बढ़िए। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता, उसके अनुसार ही आगे का स्ट्रेटजी है। राइटिंग क्लियर है? हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बता देना, वो 2-3 दिन में एकदम पूरा आप कोऑर्डिनेट हो जाओगे, समझ रहे हो ना, पूरा
हाँ, तो 3 क्लास प्रॉब्लम होगा। और आने वाले क्लासेस में आपको खुद चेंज दिखने लगेगा, ठीक है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंजेस क्या है, क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आगे चले। अब यहाँ पे देखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप देख चुके हो। यहाँ पे एक टर्म के बारे में जानते होंगे आप, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, ठीक है। न्यूक्लियन क्या होता है? पार्टिकल्स, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। न्यूक्लियन क्या होता है जी? पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो कहोगे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन बोल देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या बोल देंगे? न्यूक्लियन। तो यहां पे लिखिएगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं स्टूडेंट बोलूं तो आपके दिमाग में क्या है? अरे मैं बोलूं कि वहां पे एक स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे या तो गर्ल्स हो सकती है या तो बॉयज हो सकती, ठीक है, हो सकता है। अच्छा, तो या दोनों हो सकता है, यही होगा ना। तो न्यूक्लियन कहने का मतलब क्या है? या तो न्यूट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन है या तो दोनों होंगे। आगे समझ में? ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होगा ना। या टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ गया? तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे। एटॉमिक मास यूनिट पे, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट पे। अब सुनिएगा ध्यान से, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को, हाँ ये लिख लो, हो गया। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। है समझ में? ठीक है, हो गया। अब देखना, अब एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं। एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट, इसको हम एएमयू से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी को दूसरा नाम बेटा यूनिफाइड, यूनिफाइड मास, जिसको हम क्या करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एमयू बोलो या यू बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, यहां पे क्या है? एटॉमिक मास यूनिट जो है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। एटम बहुत छोटा पार्टिकल है ना, तो उसके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एएमयू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एएमयू यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन की बात कर लें। 1 एमयू जो होता है, ए होता है 1/12 मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, ठीक है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। कहोगे कि सर ठीक है, 1/12 मतलब 1/12
इनटू इस एक C12 के एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस कुछ इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, जब मोल पढ़ेंगे तो मोल से यहाँ इसकी वैल्यू लाएंगे तो वहां पे फिर मैं ये बता दूंगा कैसे आया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है ए आ जाती है 1/N ग्राम, 1/N ग्राम आ जाती है। N ग्राम, N मतलब आप समझ रहे हो, हाँ ऑलरेडी पढ़े हुए हो। Na क्या है, इसका नाम हो जाता है एवोगैद्रोज नंबर, एवोगैद्रोज नंबर। और Na की वैल्यू जो है ए हो जाती है 6.022 इंटू 10⁻23। कोई तकलीफ? अच्छा, जब इसी का वैल्यू यहां पे रखोगे तो 1 mu जो है, 1 mu जो है ए आ जाता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है, इतनी kg आ जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आ गया? इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ Cl12, 1/N ग्राम कैसे आया हम मोल पढ़ लेंगे, आप तुरंत वहां से पता चलेगा कैसे आया, ठीक है। 1/N ग्राम, 1 mu इक्वल टू 1/N ग्राम। यहां से ये कैसे आया हम फिर देखेंगे, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ठीक चल रहा है? हो गया, आगे बढ़े। सुनना ध्यान से, आप कहोगे सर 1 mu आपने लिखा था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, नहीं, ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, नहीं हो जाएगा? 1/N ग्राम का वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हो कि सर 1.66 जो आपने लिखा है, तो अभी हमने देखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इसी के बराबर है, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इसी के बराबर है। सो यहां से आप बोल सकते हो कि 1 mu लगभग बराबर है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, हाँ कि ना? बोल सकते हो। अच्छा, ए मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन लगभग तो बराबर ही है ना। अच्छा, ए लगभग बराबर है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इसको बोल सकते हो, नहीं? तो आप बोल सकते हो सर ये क्या है, मास ऑफ एक प्रोटॉन के बराबर है, या मास ऑफ एक न्यूट्रॉन के बराबर है, या मास ऑफ एक न्यूक्लियन के बराबर है। आगे समझे, लगभग सब में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग सब क्या है, बराबर है, ठीक है। इसको लिखिए, समझ में आया? ठीक है, हाँ।
हो गया, समझ में आ गया? वन एम की जो वैल्यू आ रही थी वो हमने देखा कि प्रोटॉन के मास के बराबर है, न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। नहीं, वन एम यू इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटोन, वन न्यूट्रॉन या वन न्यूक्लियन। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे हम एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंबल का यूज करते हैं। नहीं, जैसे सोडियम के लिए नहीं यूज करते हैं, हाइड्रोजन के लिए एच करते हैं, हीलियम के लिए एच ई करते हैं, नहीं, मैग्नीशियम के लिए एम जी करते हैं, अल्युमिनियम के लिए एल करते हैं, नहीं, तो कहीं ना कहीं एक आप सिंबल देते हो। नहीं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में आप क्या करते हो, एक बेटा सिंबल देते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है और यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्स ए जेड, ए सिंबल हो गया और यहाँ पे आप ए लिखते हो। जैसे में यहाँ पे मैंने सोडियम दे दिया, तो यहाँ पे 11 लिख देते हो, यहाँ पे 20। इसका मतलब क्या है, जानते हो इसका मतलब? ठीक है, हाँ ठीक है, आपको पता है, ठीक है। ए है मास नंबर, ए है एटॉमिक नंबर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे सर इसका मतलब, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उस एटम में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसी की संख्या को हम क्या बोलेंगे बेटा, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। सो जेड इक्वल टू क्या बोल सकते हो, पी बोल सकते हो, जेड इक्वल टू पी। कोई दिक्कत? अच्छा, इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो कहोगे यहां पे प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये पता है आपको। तो यहां से बोल सकते हो जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई हो सकता है, कब, जब एटम न्यूट्रल हो तब, नहीं तो हर केस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए आप एटॉमिक नंबर P इक्वल टू ई लिख सकते हो। लेकिन उस पर कोई चार्ज है या केटायन और एनायन के फॉर्म में है, तो उस केस में Z इक्वल टू पी तो लिख ही सकते हो, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। आया समझ में? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ए मतलब क्या, मास नंबर, इसको बोलते हो क्या, एटॉमिक, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ए में क्या है, ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं एटम को मास उसी से तो आता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो मेन जो मास है वो कहां से आया एटम के पास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। सो यहां पे ए क्या होता है, सम ऑफ, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। समझ में आया कि नहीं? या बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, एक ही सेंटेंस में हो जाएगा। सो यहां से कहोगे सर एटॉमिक मास नंबर ए हो जाएगा P प्लस एन, कोई दिक्कत, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, ए इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर, प्लस एन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि आपको निकालना है तो क्या बोलोगे, ए माइनस जेड, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो यहां से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कर लिए। अभी हर जगह तो ये जरूरी नहीं है कि जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं हो, होता है तो ठीक है, लेकिन हर जगह जरूरी ये नहीं है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, लिखिए इसको यहां से।
हो गया। समझ में आ रहा है सब? आगे बढ़े। अब जैसे में मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया नाइट्रोजन का, नहीं A7 है, A14 है, नहीं तो कहोगे इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 14 हो गया। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई, क्योंकि न्यूट्रल है ना, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए 7 ही हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या कहोगे 14 माइनस A माइनस जेड 7, कितना हो गया? 7 हो गया। नहीं, लेकिन वही हम बात करें यदि N3 माइनस की, नहीं तो कहोगे सर इस एटम पे क्या है? चार्ज है, एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन आके बैठे हुए हैं, तब तो 3 नेगेटिव है ना। नेगेटिव पॉजिटिव मींस व्हाट? इसमें ऑलरेडी कितना था? न्यूट्रल में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन था, 7 नेगेटिव था और 7 पॉजिटिव था, दोनों मिलके 0 बना दिया, इसलिए इस पे कोई भी चार्ज अपीयर नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या हो गया? 7 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव तो पहले से था, दोनों 0 मिलके बना दिया, लेकिन 3 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और प्रोटॉन की संख्या 7, तो 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव मिलके 0 बना दिया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा और भी तो नेगेटिव हो गया ना, सो 3 नेगेटिव यहां पे अपीयर होने लगा। आया समझ में? सो यहां पे जेड की वैल्यू तो 7 ही होगी, उस पर कोई चेंज होने वाला नहीं है। A14 ही होगी, या इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से उसके मास पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सो यहां पे 14, यहां पे प्रोटॉन 7 ही होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर है ना, बाहर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या 14 माइनस 7, ये तो 7 ही रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। आया समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े, एग्जाम्पल लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग ऊपर तक चलेंगे, समझ रहे हो ना? जो आप बोलते हो एडवांस के क्वेश्चन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो उसमें दिमाग लगा दोगे। इन्फॉर्मेशन अगर पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, हो गया, आगे चले। एक क्वेश्चन है Al3 प्लस, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन Al3 प्लस। तो एल्यूमिनियम का जो आप न्यूट्रल में रखते हो तो इसका कितना हो जाता है? 13 और 27 हो जाता है, 13 और 27 हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको Al3 प्लस बना रहे हो, इसका मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल के बाहर कर दिया। पॉजिटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लॉस 3 इलेक्ट्रॉन का हुआ। सो कहोगे यहां पे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो पहले कितना था? न्यूट्रल में 13 था ना, तो बच कितना गया? 10। अच्छा, प्रोटॉन कितना है? 13 है ना, कोई असर पड़ा नहीं, अभी भी 13 ही है। उसके बाद न्यूट्रॉन कितना है? हाँ, 27 माइनस 14 आ गया। आया समझ में? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन Al3 प्लस आयन। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10, प्रोटॉन 13 ही हो गया, और एक क्या हो गया? 27 एटॉमिक मास नंबर था, उसमें से क्या घटा लिया? एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव होगा, जाएगा तो पॉजिटिव। कितना जाएगा उतना पॉजिटिव होगा, जितना आएगा उतना नेगेटिव होगा। कोई तकलीफ यहां तक?
ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करोगे, आप बनाओगे, जरूर ये बनाओगे, ठीक है। आगे चले, हो गया। हाँ जी, एक क्वेश्चन सॉल्व करो आप धीरे धीरे, अभी क्या है थोड़ा सा इजी है हमारे, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे आगे की तरफ, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलेंगे, ठीक है। ए, कंसीडर है इन इमेजिनरी आयन, एक आयन है जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है, और चार्ज भी उस पर दिया हुआ है, नहीं ये तो दिख रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अच्छा, द न्यूक्लियस कंटेन A% मोर न्यूट्रॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना संख्या इलेक्ट्रॉन की है बेटा, उससे क्या है A% ज्यादा है, किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की, नहीं। द न्यूक्लियस कंटेन A% मोर न्यूट्रॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, द वैल्यू ऑफ A इज। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व कर दोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ दिख रहा है तुमको, नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सॉल्व करो। ए इक्वल टू 8, और कोई दूसरा आंसर, एक बार और सॉल्व करो बेटा। कभी भी क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं बन रहा है उससे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करो, धीरे धीरे आंसर आएगा, आदत पड़ेगी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। वाह, सेंटेंस समझ में आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये x3 माइनस है, नहीं, अच्छा, x3 माइनस है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो तो कितना हो जाएगा बताओ, 50 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल में रहता तो z की वैल्यू 47 होती, और 47 अगर प्रोटॉन है तो 47 इलेक्ट्रॉन भी होगा न्यूट्रल फॉर्म में, लेकिन 3 नेगेटिव दिखा रहा है, यानी 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके उसमें बैठ गया, तो 47 प्लस 3 कितना हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो कहोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या सर 50 हो गई, ऐसा समझ में। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा बेटा, और ए कितना है 99 है, और ए कितना है 47 है, ये कितना हो गया, अरे ए माइनस जेड न्यूट्रॉन में करोगे ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये कितना हो गया 52 हो गया, 52 हो गया, ऐसा समझे। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस कंटेन A% मोर न्यूट्रॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना है कितना है 50 है, और बोल रहा है कि A% मोर है, मतलब किसका 50 का A%, ए मतलब A% मतलब A बाई 100, 50 का जितना इलेक्ट्रॉन है उसका A% ज्यादा है क्या, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 52 हो गई, है समझ में। तो इसको इधर भेजोगे तो कितना हो गया A2 हो गया, और इसको इधर भेज दो तो A इक्वल टू कितना हो गया, A/2 इक्वल टू कितना हो गया, अरे 52 माइनस 50 नहीं हो गया, इक्वल टू 2 नहीं हो गया, तो A इक्वल टू कितना हो गया 4, सो A इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा, है समझ में कि नहीं। समझ में आया सबको, कोई भी डाउट है तो पूछ लो।
उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना है, न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से A% ज्यादा होनी चाहिए। मतलब किसका A%? इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसका A% ज्यादा। तो 50 का A 50 में ऐड कर दो, उतना न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन की संख्या आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दिख रहा है, तो A = 4। हो गया, समझ में आ गया? आगे चले। घर पे जाना है, 5 मिनट के लिए रिवाइज करना है, ठीक है। अभी आने वाले क्लासेस में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा सा और टॉपिक आ जाएगा तो डीपीपी से क्वेश्चन मिलना शुरू होगा, मॉड्यूल से मिलना शुरू होगा, ठीक है। और आपको टोटल क्वेश्चन बना लेने हैं, जेई मेन एडवांस सब, ठीक है। वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आगे बढ़ोगा। अब आते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है बस ये समझ लो। जरूरी नहीं है आप 10-10 एग्जाम्पल रटो, ठीक है। बस इसका मतलब समझो, क्वेश्चन में पूछेगा तो आप वहां पे पता चल जाएगा। आइसोटोप्स, ये क्या होते हैं? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सही है। एटॉमिक नंबर उनका सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर सेम कहने का मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास नंबर उनका अलग है। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन H11 हो गया, H12 हो गया, ये सब के बारे में आपको पता होगा। H13 हो गया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेटियम बोलते हैं। आगे समझ में? अगर जो भी हाइड्रोजन दिया रहता है, सिंपल मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो यही हम ले लेते हैं, इसीलिए इसमें बोलते हैं वो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर ड्यूटेरियम की बात करोगे, D2O हेवी वाटर, उसमें क्या है? ड्यूटेरियम है। उसमें कहोगे न्यूट्रॉन कितना है? सर एक एटम में एक न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम में कितना है? एक में 2 न्यूट्रॉन है। आगे समझ में? सो ये क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर सबका तो 1 ही है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर सबका अलग अलग हो गया। सो इसको क्या बोलोगे? आइसोटोप बोलोगे। इसका नाम क्या बेटा? प्रोटियम। इसका ड्यूटेरियम, और इसका हाँ ट्रिटियम बोल सकते हो इसको, ठीक है। आगे समझ में? ये क्या है? आइसोटोप्स है, किसका? हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आगे समझ में? अच्छा, दूसरा चीज देखो यहां पे, दूसरा है आइसोबार्स। सुन लो पहले फिर लिख लेना। आइसोबार्स में कहोगे सर इसमें क्या है? एटम हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कहोगे सर एलिमेंट ही अलग अलग हो गया। जैसे एग्जांपल में कहोगे सर कार्बन 14 6 और यहां पे नाइट्रोजन ले लेते हैं, नहीं 14 और 7, यहां पे एटॉमिक मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। सो इसको क्या बोलोगे? आइसोबार्स बोलोगे। आगे समझ में? कोई दिक्कत? उसके बाद आइसोटोन्स में कहोगे जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मैं यहां पे मैं बोल दूं कार्बन 6 14 और ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन 8 16। तो यहां पे न्यूट्रॉन कितना, 14 में से 6 गया कितना 8, और 16 में से 8 गया 8। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो इसको क्या बोलोगे, आइसोटोन्स बोलोगे। क्या बोलोगे, आइसोटोन। आगे समझ में, सुनना ध्यान से मेरी बात को, अभी पूरी कहानी सुन लो जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद कहोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मतलब इसमें एटम भी होता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, आयंस हो सकता है, सब समझ रहे हो ना। तो इसमें बोलोगे कि स्पेसिस हैविंग सेम, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ठीक है। यहाँ पे जैसे में यहाँ पे आप बोल सकते हो N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, ठीक है। यहाँ पे न्यूऑन लिख लो, ठीक है। Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Al3 प्लस, सभी के सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया 10 हो गया। ऑक्सीजन में पहले 8 था, 2 एक्स्ट्रा आ गया 10 हो गया। फ्लोरीन में 9 था, न्यूट्रल में 1 एक्स्ट्रा आ गया 10 हो गया। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन था ही, सोडियम में 11 था 1 चला गया 10 बचा। मैग्नीशियम में 12 था 2 चला गया 10 बचा। एल्युमिनियम में 13 था 3 चला गया 10 बचा। तो सब में क्या है 10 ही इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आया समझ में, आइसो मींस सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलोगे। कोई तकलीफ यहां तक। अच्छा, उसके बाद एक टर्म और आता है, कभी पूछ देगा, आइसो एस्टर्स, STRES, आइसो एस्टर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स। उनमें क्या होते हैं बेटा, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया। ऐसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो, पहला कंडीशन। दूसरा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलोगे, आइसो एस्टर्स बोलोगे। आगे समझिए, जैसे एग्जांपल में यहां पे मैं बोल दूं, जैसे CO2 और N2O, इसमें देखना, इसमें 3 एटम है, इसमें भी कितना है 3 एटम है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना 4, ऑक्सीजन में कितना 6 है ना, 8 टोटल होता है, 2 पहला सेल में, 2 6 6 12 4 16। अच्छा, इसमें देखो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 टोटल होता है, 2 फर्स्ट सेल में हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में हो। तो यहाँ पे 5 5 10 और 10 6 16, तो इसमें भी 16 हो गया, इसमें भी 16 हो गया। सेम नंबर ऑफ एटम, इसमें भी 3 एटम दिख रहा है, इसमें भी 3 एटम दिखा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर कॉल्ड आइसो। कोई दिक्कत यहां तक आया समझ में। अच्छा, एक चीज और पूछता है आपको, आइसो डाइफर्स। तो आइसो डाइफर्स में ऐसा समझिएगा कि ऐसे एटम जिनमें सेम डिफरेंस हो,
किसका डिफरेंस हो? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का। समझ रहे हो? मतलब ए एटम दिया हुआ है, ए एटम दिया हुआ है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, दोनों का डिफरेंस ले लो। और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस, दोनों डिफरेंस जो आया है वो सेम आना चाहिए। ऐसे एटम को क्या बोलोगे? आइसो डाइफर्स। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा एटम्स हैविंग सेम, एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस same difference between number of protons and number of neutrons। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? न्यूट्रॉन्स, कोई दिक्कत? ठीक है, सेम क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, किसमें? प्रोटॉन और, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं हीलियम ले लेता हूँ, हीलियम 2 और 4, ठीक है। और फिर ले लेता हूँ कार्बन 2 और 6 एंड 12, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, प्रोटॉन की संख्या 2 है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसको भी आइसोडाइफर्स बोल सकते हो, ठीक है। इसमें देखो, इसका भी अगर सेम आ जाए तो आइसोडाइफर बोलोगे। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना? 6, प्रोटॉन की संख्या कितना? 6, तो n माइनस पी कितना? 0, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, एक और ले लो, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखो 17 और यहाँ पे 8, इसका आइसोटोप, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए लिखिएगा, नाइट्रोजन के लिए 7 यहाँ पे कितना हो गया ये? 17 माइनस 8, 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और एटम कुछ ले लो, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन आप ये 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 16 माइनस 7 कितना हो गया? 9। अब इसके ये आइसोटोप होंगे, मतलब नाइट्रोजन के, समझ रहे? इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करोगे? सॉरी, ऐसे मतलब A7 हो गया ना, यहाँ पे कितना हो गया? A8 हो गया ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? हाँ, 9 हो गया। अच्छा, डिफरेंस कितना हो गया इसका? n माइनस पी 1 हो गया। इसमें देखो, प्रोटॉन कितना हो गया? 7, न्यूट्रॉन कितना हो गया? एक मिनट, ए 15 कर दे यहाँ पे, 15, ये कितना हो गया? ये देखना तो 7, 8 हो गया। और ये n माइनस पी कितना हो गया? n माइनस पी कितना हो गया? 1 हो गया। तो सेम डिफरेंस आना चाहिए। आगे समय वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कौन सा आइसोडाइफर्स हो सकता है, तो क्या कीजिएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना, डिफरेंस लेना, डिफरेंस सेम आ गया तो आइसोडाइफर्स सेम हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 8 और 17 था, ऑक्सीजन का ये आइसोटोप है, वो 8 और 16 होता है, और 8 और 70 दे देगा तो क्या बोलोगे? ऑक्सीजन का आइसोटोप हो गया। अब इसमें देखेंगे प्रोटॉन की संख्या 8 है, न्यूट्रॉन की संख्या 17 में से 8 गया, कितना हो गया? 9 हो गया। दोनों का आप डिफरेंस ले लो तो कितना हो गया? 1 हो गया। उस मान लो कि ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है, 7 और 14 होता है, मैंने 7 और 15 लिख दिया। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या 15 में से 7 गया, ऐसे ही निकालोगे न्यूट्रॉन के, तो कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देख रहे हो क्या कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो गया, 8 माइनस 7 कितना हो गया, डिफरेंस ही तो लेना था। इसका भी डिफरेंस क्या है, 1 है, इसमें भी डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो उसको क्या बोलोगे, आइसोडाइवर्स। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोडाइवर्स, तो क्या करोगे, सबका इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालिएगा, इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालिएगा, इधर डिफरेंस निकालिएगा और इधर भी डिफरेंस निकालिएगा। यदि उनका डिफरेंस सेम आ जाए तो बोल दीजिएगा ये सर आइसोडाइवर्स। आया समझ में, मेन है आपका कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत यहां तक, हाँ। आइसोएस्टर समझ में नहीं आया, इधर वाला है, ये तो आ गया समझ में ना। एक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, एग्जाम्पल 10 आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन में आएगा, कहोगे सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस ले लेंगे, न्यूट्रॉन और डिफरेंस प्रोटॉन का डिफरेंस ले लेंगे, यदि डिफरेंस सेम आ गया सो दे आर कॉल्ड आइसोडाइवर्स। आया, स्पष्ट हुआ, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। इधर देखो, हाँ क्या बोल रहे, आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स में क्या होता है कि दो स्पेसिस दिया हुआ है, दो स्पेसिस दिया हुआ है, तो उसमें क्या कहोगे कि नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लोगे वाला, इसमें जितना नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ एटम इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे में यहां पे इसमें कितना एटम दिख रहा है बेटा, कितना एटम CO2 में 3 दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है, तो एटम की संख्या सेम हो गई। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इसमें वैलेंस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा ना, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में हो, सिर्फ वैलेंस, टोटल इलेक्ट्रॉन की मैंने बात नहीं कही। तो 4 है, ऑक्सीजन में कितना होता है 6, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 6 6 12 हो गया, 4 16 हो गया। अच्छा इसमें हाँ 5 5 10 और 6 16, तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए और सेम नंबर ऑफ एटम आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, आइसोएस्टर्स बोलो। आगे समझे, कभी पूछता नहीं है, पूछेगा तो ये टर्म सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आइसोटोप्स पढ़े, आइसोबार्स पढ़े, आइसोटोन्स पढ़े, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पढ़े, उसके बाद आइसोएस्टर पढ़े और आइसोडाइफर पढ़े। आगे समझ में, एग्जाम्पल दिया रहेगा, कॉन्सेप्ट पता है वो कैलकुलेट करके बोल दोगे ये वाला है। आया समझ में, कोई दिक्कत, लिखिए इसको, इसको लिख लेना शुरू से, ठीक है, लिखो जल्दी। टर्म मीन्स क्या होता है, बस ये दिमाग में होना चाहिए, समझ रहे हो। क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देंगे वो, ठीक है, उस एग्जाम्पल में पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोडाइपर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोन। आइसोटोन पूछता तो देख लेना न्यूट्रॉन किस में सेम है, आइसोडाइपर पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस देख लेना किस में सेम है समझ में। आइसोबार्स पूछेगा तो कहोगे सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स पूछेगा तो क्या बोलोगे, सेम एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बस टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कर लोगे। और किसी को कोई कंफ्यूजन क्लास में जो हुआ हो, ठीक है। थोड़ा राइटिंग वगैरह का अभी स्टार्टिंग में समझ रहे हो ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाओगे कि ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अभी थोड़ा नहीं हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। और कभी आने वाले क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो थोड़ा बहुत टफ भी लग सकती है आपको, समझ रहे हो। तो टफ चीज़ से डरो मत, वही चीज़ तो आपको बनाना है, आपको टफ ही बनाना है क्योंकि कंपटीशन टफ है, ठीक है। वो चीज़ से डरोगे फिर कंपटीशन से डिफरेंस हो जाए, ठीक है। चीज़ को बाद में बहुत आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको बनाने होंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं।
अभी तो ये शुरू का बेसिक मैं बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये इजी है, ठीक है। अगले क्लास से आप एक अलग ही का ये देखोगे, फॉर्म देखोगे, ठीक है, जो एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछ। हो गया। नहीं लिखे अभी, लिखो जल्दी। और रटने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सब समझना है, ठीक है। हाँ, ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि फार्मूला आपको बैठ के पूरा रटना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसी समय आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये फार्मूला कैसे बना, इसको हम कैसे याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन बनाते बनाते वो दिमाग में आ जाएगा, रटना नहीं है। और क्लास में कभी भी डिसकंटिन्यू मत करना, ठीक है। आप सिर्फ क्लास में बैठ जाओ, सब्जेक्ट आपके हाथ, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व, आपको ऐसा नहीं है, ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, ठीक है। क्लास में ही मैं फिजिकल केमिस्ट्री, बस जाके घर पे उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। मेरी बातें पूरा सुन लीजिए, पूरा थ्योरी से लेके पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में ही आप। हो गया, समझ में आया। आइसोडाइपर्स मीन्स सेम डिफरेंस, नहीं बस इतना याद रखना, एग्जाम्पल देगा वहाँ से आपको। हो गया।
ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास